हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं सेमेस्टर 1 की जो आपकी एजुकेशन है उसे कवर करवा रही हूँ और ये जो आपकी एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा, यानी एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ये हम एजुकेशन कवर कर रहे हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जल्दी से प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी यूनिट 2 तक कवर कर चुके हैं। आज हमारी यूनिट नंबर 3 स्टार्ट होने वाली है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाकर उन्हें चेकआउट कर लीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपकी जो मोर स्टडी है, आपके जो मोर सिलेबस है, या ये कहूँ मोर जो सब्जेक्ट हैं, उन्हें भी आप अपने अच्छे से कवर कर पाएँ और जो सर के द्वारा और मेरे द्वारा सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इन फ्यूचर, वो भी आप देख पाएँ और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 की आज स्टार्टिंग है। चलिए फिर देखते हैं यूनिट नंबर 3 को। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारी यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 का नाम है शिक्षा और मानव विकास। यानी हम इसमें शिक्षा को देखने वाले हैं और जो मानव का विकास हुआ है उस सभी को देखेंगे। शिक्षा में हम देखेंगे किस तरह से हमारी शिक्षा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी, मानव विकास हुआ, और इन सभी को देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं हम इस चैप्टर की। सबसे पहले हम देखेंगे मानव विकास के मानव विकास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानव विकास को ही देख लेते हैं। मानव विकास का उद्देश्य मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता की सुधार करना और व्यक्तियों के पास उपलब्ध विकल्पों और अवसरों को बढ़ाना है। यानी देखिए, जो मानव विकास है इसका जो उद्देश्य है वो व्यक्तियों की जो गुणवत्ता है उसको सुधार करना, और जो व्यक्तियों के पास उपलब्ध है, यानी जितने भी हमारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं उनको उपलब्ध कराना और उनका विकास करना और उन्हें अवसरों में परिवर्तन, उन्हें अवसरों में बढ़ावा देना, उन अवसरों को बढ़ाना, ये सभी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, यह अवधारणा 1990 में अर्थशास्त्री अमित्य सेन और महबूब उल हक द्वारा पेश की गई थी। उन्होंने मानव विकास को इस प्रकार परिभाषित किया कि उसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के सुधार के माध्यम से समग्र मानव कल्याण को बढ़ाना है। और ये जो अवधारणा है ये मेनली 2 लोगों द्वारा लाई गई थी। पहले थे हमारे अमर्त्य सेन और दूसरे थे हमारे महबूब उल हक। इनके द्वारा ये पेश की गई थी, जिनका मानना था कि विकास का सिर्फ अर्थ ये नहीं है कि मानव आगे बढ़ा है, नहीं, उसकी स्वास्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका जीवन स्तर भी आगे बढ़ना चाहिए, वही विकास कहलाता है। ठीक है, और उनके बारे में चर्चा करना, उनके बारे में बताना भी मानव विकास सूचकांक का एक कार्य है। ठीक है, अब हम मानव विकास सूचकांक को देखेंगे कि मानव विकास सूचकांक क्या है। ठीक है, पहले हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक, जिसे HDI के नाम से भी जाना जाता है, को संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा हर साल मापा और प्रकाशित किया जाता है। HDI 3 प्रमुख आयामों पर आधारित है। यानी देखिए, जो हमारा मानव विकास सूचकांक है इसको UNDP द्वारा हर साल मापा जाता है, और ये जो है HDI यानी मानव विकास सूचकांक, ये मुख्य रूप से 3 आयामों पर आधारित है। वो कौन से 3 आयाम हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला है हमारा जीवन प्रत्याशा। यह आयाम किसी व्यक्ति के स्वस्थ और लंबा जीवन जीने की संभावना को मापता है। इसमें शिशु मृत्यु दर, पोषण और स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता शामिल होती है। यानी ये जो सूचकांक है ये मापता है कि कोई व्यक्ति कितने टाइम तक जीवित रहेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा है, शिशु मृत्यु दर कैसी है, मातृ मृत्यु दर कैसी है, उसका पोषण कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इन सभी को मापने का कार्य ये वाला करता है। ठीक है, नेक्स्ट होती है हमारी शिक्षा। शिक्षा आयाम में साक्षरता दर, औसत शिक्षा अवधि और उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दर शामिल होती है। इसका उद्देश्य ज्ञान और कौशल की उपलब्धता है। यानी ये जो हमारी शिक्षा होती है इसमें शिक्षा दर को मापा जाता है, औसत शिक्षा अवधि को मापा जाता है, उच्च शिक्षा प्राप्ति को मापा जाता है कि किस तरह से हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी को मापा जाता है। और जो इसका तीसरा आयाम है वो है जीवन स्तर। इसे प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी GNI के माध्यम से मापा जाता है। यह किसी व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि को मापता है। यानी जो जीवन स्तर है ये हमारी किसी भी व्यक्ति की एक आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि को मापने का कार्य करता है कि उस व्यक्ति ने अपनी आर्थिक स्तर पे कितनी बढ़ोतरी की, पहले उसका लेवल कहाँ था और अब उसका लेवल कहाँ है, ये इस चीज़ को मापने का कार्य करता है। आई होप आपको इसके तीनों ही आयाम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानव विकास के अन्य सूचक। यानी इसके अलावा भी तो और अन्य सूचक है, ऐसा तो नहीं है पूरा संगठन सिर्फ 3 ही चीज़ों पे वर्क करेगा, और भी तो चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के यानी उन सूचकांकों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। पहला है हमारा मानव गरीबी सूचकांक। यह विकासशील देशों में गरीबी की स्थिति को मापता है।
इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में कमी को शामिल किया जाता है। यानी देखिए, जो मानव गरीबी सूचकांक है, ये किसी भी विकासशील देश में जो गरीबी की स्थिति है उसको मापने का कार्य करता है। और विकासशील देश वो होते हैं जो अभी प्रगति कर रहे हैं, जैसे कि हमारा देश। हमारा देश अभी विकसित नहीं है, हमारा देश जो आता है वो विकासशील देशों में आता है, क्योंकि अभी भी हमारे विकास हो रहा है, धीरे धीरे ही सही पर डेवलप हो रहा है। तो जो ऐसे देश हैं जो विकासशील देश हैं, उन सभी में जो गरीबी है, या फिर ये कहें जो गरीबों की स्थिति है, उसको मापने का काम मानव गरीबी सूचकांक करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे लिंग संबंधित विकास सूचकांक। इसके अंतर्गत यह सूचक महिलाओं और पुरुषों के बीच स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में असमानताओं को मापता है। यानी ये जो है, ये महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आय है, उसका संतुलन को मापने का कार्य करता है। यानी उनमें कितना डिफरेंस है उसको मापने का कार्य करता है, क्योंकि मेनली जो होता है, पुरुष जैसे कि महिला है, कोई कार्य करती है और सेम ही कार्य पुरुष कर रहा है, तो महिला को 5 रुपये दिए जाएंगे उस कार्य को, और पुरुषों को उस कार्य के 10 रुपये दिए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, ये कार्य तो एक ही कर रहे हैं, बल भी सेम है, लेकिन ये जो डिफरेंस है, जो कि डिफरेंस बनता है लिंग की वजह से, ये जो डिफरेंस बनता है ये सिर्फ लिंग की वजह से बनता है, और इसी डिफरेंस को मापने का कार्य ये करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे लिंग सशस्त्रीकरण माप। यह सूचक महिलाओं की आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी को मापता है। इसमें महिलाओं की प्रशासनिक और प्रबंधकीय पदों पर हिस्सेदारी, पेशेवर और तकनीकी कार्यों में भागीदारी और संसदीय सीटों पर महिलाओं की संख्या शामिल है। यानी ये देखता है कि राजनीति में भागीदारी कितनी है, आर्थिक रूप से भागीदारी कितनी है महिलाओं की, पर्टिकुलर तकनीकी आयामों में कितनी है महिलाओं की भागीदारी, सीटों में कितनी है महिलाओं की भागीदारी, ये सभी मापने का कार्य ये करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे मानव विकास जो है, इसकी क्या क्या विशेषता हैं। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषता हैं। पहली विशेषता आप इसमें लिख सकते हैं उत्पादकता। मानव विकास से कुशल, स्वस्थ और साक्षर श्रमिकों की संख्या बढ़ती है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। क्योंकि देखिए, जो मानव विकास है वो हमेशा जो बुरी चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, उनको उजागर करता है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कुशल, स्वास्थ्य और एक अच्छे जो श्रमिक होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसी वजह से ये उत्पादकता में वृद्धि कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा समानता। मानव विकास का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना है, ताकि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिल सके। यानी इसका उद्देश्य यही है कि जो हमारे सामाजिक और आर्थिक भेदभाव हैं उनको कम किया जा सके, ताकि स्त्री, पुरुष, ऊंची जाति के, नीची जाति के सभी लोगों को एक समान अवसर मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सत्यता। मानव विकास के लिए संसाधनों का सतत उपयोग महत्वपूर्ण है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यानी ये जो है, ये आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, अगर हम लोग पानी को नहीं बचाएंगे, पेट्रोल को नहीं बचाएंगे, तो क्या हमारी आगे वाली जो जनरेशन होगी, हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो उसका यूज़ कर पाएगी? तो नहीं। तो इसी वजह से ये सतत विकास के लक्ष्य को रखती है और सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, ताकि जो हमारी आगे वाली पीढ़ी है वो भी उन चीज़ों का लाभ उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सशस्त्रीकरण। मानव विकास का एक मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाना है, ताकि वह अपने जीवन के निर्णय ले सके। यानी इसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो मानव है उसके जो विकास है उसको सशक्त बनाया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए, ताकि वो अपने भविष्य में जाके उसे क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, उस सभी के निर्णय ले सके, उसे अच्छाई और बुराई का पता हो, ताकि वो भविष्य में अच्छे निर्णय ले सके, अपने लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। आगे है हमारा पॉइंट भारत में मानव विकास। यानी अब हम देखेंगे भारत में मानव विकास जो है वो किस तरह से कार्य करता है और कब से है। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं भारत में मानव विकास सूचकांक यानी HDI माध्यमिक श्रेणी में आता है। भारत का HDI 0.647 है और वैश्विक रैंकिंग में 129वें स्थान पर है। यानी देखिए, हमारा भारत भी अभी कितनी पीछे है, 129 है हमारा भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान। ठीक है, हालांकि यह रैंकिंग देश के विभिन्न राज्यों में भिन्न हो सकती है। अब देखिए, पूरे टोटल देखें तो 129 है, लेकिन अगर देश के अंदर भी देखें तो राज्यों के हिसाब से देखा जाए तो अलग अलग हो सकती है। क्योंकि देखिए, जैसे कि केरल और तमिलनाडु हो गए, यहाँ पर जो HDI है वो उच्च होती है, क्योंकि देखिए जो केरल के लोग होते हैं वो साक्षर होते हैं, तमिलनाडु के लोग साक्षर हैं, और यहाँ की जो आय है, वृद्धि है, वो बहुत अलग है, मतलब अच्छे लेवल पर है। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की और उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ की जो
शिक्षा की दर है महिला और पुरुषों की वो बहुत कम है, आय में भी बहुत कम है, मतलब स्त्री पुरुष की जो आय है उसमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं, शिक्षा में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको भी पता होगा, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश से मैं भी बिलोंग करती हूँ और उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशन है उसमें स्त्री और पुरुष की जो साक्षरता दर होती है उसमें भेदभाव देखने को मिलता है, यानी बहुत बड़े लेवल पे हमें अंतर देखने को मिलता है। ऐसे ही बिहार में भी है, वहाँ पर भी स्त्री और पुरुष की जो शिक्षा होती है उसमें हम अंतर देखने को मिल सकता है और बहुत बड़े लेवल पे मिलता है, और यहाँ की शिक्षा भी कम होती है अकॉर्डिंग टू केरल और तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मानव विकास में शिक्षा की भूमिका, यानी जो मानव विकास है इसमें शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक है, शिक्षा मानव विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से सशक्त बनाता है, जिसमें वह अपनी जीवन की गुणवत्ताओं में सुधार करता है। शिक्षा में रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष कि आप इसका निष्कर्ष किस तरह से लिख सकते हैं मानव विकास का। ठीक है, मानव विकास का लक्ष्य मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और व्यक्ति के पास उपलब्ध विकल्पों और अवसरों को बढ़ाना है। यानी मानव विकास का एक इम्पॉर्टेंट जो उद्देश्य है या लक्ष्य है वो यही है कि जो मानव है उसकी जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जाए, उसके जो व्यक्ति के पास उपलब्धता है यानी जो विकल्प हैं उनमें वृद्धि की जाए। किस तरह से की जाएगी, यही इसका एक उद्देश्य है कि किस तरह से हम व्यक्ति हैं उनकी जो जीवन है उसको आसान बना सके। HTI, HPI, GDI और GEM जैसे सूचक मानव विकास को मापने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में मानव विकास को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों की आवश्यकता है। मानव विकास के लिए उत्पादकता, समानता, सततता और सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। यानी ये सभी जो है ये महत्वपूर्ण है मानव विकास को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, आई होप आपको अभी तक इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या ये कहें नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा स्टार्ट होता है वो है लिंग के संकेतकों की स्थिति, यानी लिंग के जो संकेतक होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इसका परिचय में आप लिख सकते हैं लिंग संकेतक उन मानकों का सेट है जो समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता या असमानता को मापने में मदद करते हैं। ये संकेतक विभिन्न क्षेत्रों में लिंग आधारित विभाजन को उजागर करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक आर्थिक स्थिति। इस खंड में हम लिंग संकेतकों की वर्तमान स्थिति, उसके महत्व और भारत में महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। यानी देखिए जो लिंग संकेतक होते हैं ये लिंग के आधार पर जो शैक्षिक, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसको उजागर करने का कार्य करते हैं, जो कि हमारे लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लिंग संकेतकों का महत्व क्या है। लिंग संकेतक जो होते हैं इनका क्या महत्व होता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अब हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं लिंग संकेतों का मुख्य उद्देश्य यह पहचानना है कि समाज में लिंग आधारित असमानताएं कहाँ और किस हद तक मौजूद हैं। यह संकेतक नीति निर्माण, शोधकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जहां सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा यह संकेतक यह भी बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों के लिए समान अवसरों की उपलब्धता में कौन कौन सी बाधाएं हैं। यानी जो लिंग संकेतक हैं वो हमें सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं और कहाँ कहाँ सुधार की आवश्यकता है और क्या क्या सुधार के मतलब क्या क्या बाधाएं हैं और उन बाधाओं का क्या क्या सल्यूशन है, ये सभी बताने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रमुख लिंग संकेतक के प्रमुख जो लिंग संकेतक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। लिंग संकेतकों को कई श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, मेनली बहुत सारे होते हैं तो हम इन्हें कई श्रेणियों में बांट कर देख सकते हैं। पहली श्रेणी होती है हमारी शिक्षा संकेतक। इसको देख लेते हैं कि शिक्षा संकेतक के अंतर्गत कौन से आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं साक्षरता दर, महिला और पुरुषों की साक्षरता दर में अंतर। ये जो है साक्षरता दर, ये महिला और पुरुषों की जो साक्षरता दर है इसमें अंतर मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नामांकन दर, स्कूलों और उच्च शिक्षा स्थानों में लड़कियों और लड़कों की नामांकन दर, यानी जो स्कूल होते हैं और जो उच्च विद्यालय होते हैं या उच्च संस्थाएं होती हैं उसमें लड़कियों की और लड़कों की जो नामांकन यानी रजिस्ट्रेशन होता है, नाम लिखना होता है, वो किस हद तक है या कहाँ तक उसकी दर है ये मापते
मापता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय छोड़ने की दर, लड़कियों और लड़कों की विद्यालय छोड़ने की दर में अंतर, यानी देखिए जो लड़कियां होती हैं वो ज़्यादातर स्कूल छोड़ देती हैं अकॉर्डिंग टू बॉयज़, यानी लड़के जो होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक पढ़ पाते हैं बट लड़कियां नहीं पढ़ पाती हैं, तो उसकी दर को भी मापने का कार्य करता है। देखिए ये आपके समाज में भी होगा, आपने भी देखा होगा आपके आस पड़ोस में या आपके रिलेटिव में लड़कियां जो होती हैं उन्हें कम एजुकेशन दी जाती है, लड़कों को ज़्यादा एजुकेशन दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जिसमें आज तक भी लड़कियां कभी स्कूल गई ही नहीं हैं, वो छोड़ना तो बहुत दूर है, वो कभी गई ही नहीं है। तो ऐसी भी सिचुएशन हम देख सकते हैं हमारे समाज में। हम कहने को तो हम ये कहते हैं हम आधुनिक हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर अभी भी लड़कियां जो हैं वो ऐसे बहुत सारे घर हैं या ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां लड़कियों को अभी भी परमिशन नहीं है स्कूल जाने की। तो हम ऐसी भी सिचुएशन देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्वास्थ्य संकेत। अब स्वास्थ्य संकेत में देखेंगे, इसमें आप लिख सकते हैं जीवन प्रत्याशा, महिला और पुरुषों की औसत जीवन प्रत्याशा को मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे मातृ मृत्यु दर, प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या मापने का कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा शिशु मृत्यु दर, प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर को मापने का कार्य करता है ये। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक संकेतक। अब हम आर्थिक संकेतकों को देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं श्रम बल भागीदारी दर, इसमें महिला और पुरुषों की श्रम बल की भागीदारी को देखा जाता है। देखिए जो महिला और पुरुष होते हैं दोनों की श्रम बल की भागीदारी को भी मापने का कार्य किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इसमें लिख सकते हैं, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं बेरोजगारी दर, महिला और पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर को मापने का कार्य करता है ये। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आय असमानता, महिला और पुरुषों के औसत वेतन में अंतर, क्योंकि देखिए महिला और पुरुष दोनों का जो औसत वेतन होता है उसमें भी अंतर देखने को मिलता है, तो ये उसे भी मापने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक संकेतक। इसमें आप लिख सकते हैं फर्स्ट विवाह की उम्र, महिला और पुरुषों की औसत विवाह की उम्र को देखा जाता है, क्योंकि देखिए दोनों की उम्र जो होती है वो अलग अलग रखी जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे घरेलू हिंसा, महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाओं की संख्या, क्योंकि देखिए कभी आपने ये नहीं सुना होगा पुरुषों के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है, क्योंकि महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं निर्णय लेने की शक्ति, परिवार और समुदायों में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति, यानी ये भी देखा जाता है कि परिवार में और समुदायों में महिलाओं की जो निर्णय लेने की शक्ति है वो कहाँ तक है और कहाँ तक वो निर्णय ले पा रही हैं, क्योंकि मोस्टली जो निर्णय होते हैं वो पुरुषों द्वारा लिए जाते हैं। आपने भी अपनी फैमिली में देखा होगा, जो भी आपकी फैमिली का हेड है वो पुरुष होगा, यानी आपके पिता या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके दादा, ये ही हेड होते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा माँ जो है वो हेड हैं या दादी जो हैं वो हेड हैं या आप हेड हो उस घर के। तो ये जो हेड होने की यानी निर्णय लेने की जो शक्ति है वो पुरुषों के हाथ में ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ को भी मापने का कार्य ये करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सभी चीज़ों में इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी चीज़ों को मापा जाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में जो महिलाओं की स्थिति है वो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है, हम हर क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इसीलिए उस इक्वालिटी को पाने के लिए हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि किस क्षेत्र में हमें वर्क करने की आवश्यकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है भारत में लिंग संकेतकों की स्थिति। अब हम देखेंगे भारत में जो लिंग संकेतक हैं इनकी क्या स्थिति है, ठीक है। भारत में लिंग संकेतकों की स्थिति विविधतापूर्वक है और इसके क्षेत्रीय अंतर भी स्पष्ट है। यहाँ कुछ प्रमुख लिंग संकेतकों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, यानी देखिए यहाँ जो है यहाँ पर भी हम जो लिंग संकेतक हैं वो देख सकते हैं और ये विविधतापूर्वक हैं, अलग अलग हैं। अब हम इनको भी देख सकते हैं किस तरह से, पहले हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 70.3% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 84.7% है। यह अंतर दर्शाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी महिलाओं के लिए एक कई चुनौतियां हैं, यानी देखिए पुरुष जो स्त्रियां हैं वो 70.3% जाती हैं और जो पुरुष हैं वो 84.7% जाते हैं। दोनों, मैं ये नहीं कह रही पुरुष भी 100% होने चाहिए, बट महिला जो है वो पुरुषों से भी कम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ अभी तक भी गर्ल्स को स्कूल जाना अलाउ नहीं है, तो ये जो अंतर है ये इसी वजह से पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं उच्च शिक्षा में लड़कियों की नामांकन दर पिछले कुछ वर्षों
में बढ़ी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी यह दर कम है। यानी हम कह सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में जो नामांकन दर है यानी एडमिशन है वो बढ़े हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वो अभी भी कम है। देखिए, अगर मैं अपने ही घर का उदाहरण दूँ तो मेरे घर में भी जो मेरी बड़ी सिस्टर हैं, जब हम लोग गाँव में रहते थे तो मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो फर्स्ट गर्ल थी पूरे गाँव की जो बाहर जाती थी पढ़ने, क्योंकि मेरा जो गाँव है उसमें सिर्फ 8th क्लास तक ही स्कूल है। ठीक है, 8th के बाद अगर तुम्हें एजुकेशन लेनी है तो तुम्हें सेकंड गाँव में जाना पड़ता था। तो मेरे पूरे ही गाँव में मेरी जो सिस्टर हैं वो फर्स्ट गर्ल थी जो बाहर गाँव में पढ़ने गई थी। और ऐसा नहीं है वो पढ़ी फर्स्ट आई, पूरे दोनों गाँवों में वो फर्स्ट आई। तो ये क्या है, ये हमें सिर्फ उन्हें थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर मेरी फैमिली वाले अलाउ नहीं करते तो शायद वो भी नहीं कर पाती और वो पूरे गाँव की फर्स्ट गर्ल भी नहीं बन पाती। अब देखिए, उनके बाद बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, दूसरे गांव जा रही हैं बिकॉज ऑफ माय सिस्टर, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उन्होंने मतलब पूरे गांव का ही नाम रोशन किया कि हाँ उस गांव की लड़की है, पहली लड़की है और वो भी टॉप कर रही है। तो इस वजह से अब थोड़ी सी थिंकिंग जो थी लोगों की वो चेंज हुई। तो इसी वजह से महिलाओं को थोड़ा सा प्रोत्साहन देने की और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लोगों की जो थिंकिंग है वो चेंज हो पाए। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अब बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल हो गए, वरना फिर आपको हो गए कि मैम अपनी ही लाइफ के बारे में बता रही हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा पॉइंट है वो है विद्यालय छोड़ने की दर में भी लिंग आधारित अंतर देखने को मिलते हैं, विशेषकर माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर। यानी देखिए, जो लिंग आधारित जो अंतर है वो हम विद्यालय छोड़ने की दर में भी देख सकते हैं। जो बॉयज़ होते हैं वो कम विद्यालय छोड़ते हैं, स्त्रियों को जल्दी विद्यालय छोड़ना पड़ जाता है। कभी उनकी घर की सिचुएशन की वजह से, कभी उनकी शादी हो जाती है, कभी कोई रीज़न, ये हम सारे ही रीज़न देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे स्वास्थ्य के स्तर पर देखेंगे। पहला आप लिख सकते हैं, जीवन प्रत्याशा में भी लिंग आधारित अंतर देखे जाते हैं। भारतीय महिलाओं की औसत जीवन प्रत्याशा पुरुषों की तुलना में अधिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण यह अंतर कम हो सकता है। यानी देखिए, अगर हम स्वास्थ्य स्तर पर कहें तो पुरुषों का जो स्वास्थ्य होता है वो महिलाओं से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि महिलाओं जो होती हैं वो एक तो अनपढ़ होती हैं, ऊपर से उन्हें पता भी नहीं होता कि ये भी प्रॉब्लम है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं उनके अंदर कि उन्हें पता ही नहीं होता, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादातर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। मातृ मृत्यु दर भारत में अभी भी एक गंभीर मुद्दा है। सरकारी प्रयासों के बावजूद ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण मातृ मृत्यु दर उच्च है। यानी अगर हम मातृ मृत्यु दर को देखा जाए तो वो अभी भी एक गंभीर समस्या है आज के टाइम पे भी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं या दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ सुविधाएं नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से जो मातृ मृत्यु दर है वो भारत में अभी भी उच्च स्थान पर देखा जा सकता है, जो कि हमारे भारत के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे शिशु मृत्यु दर में भी लिंग आधारित भेदभाव देखा जाता है। जन्म के समय लड़कियों की मृत्यु दर लड़कों की तुलना में अधिक है, जिसका कारण नवजात लड़कियों के प्रति भेदभाव हो सकता है। यानी देखिए, जो अगर हम शिशु मृत्यु दर कहें तो वो भी बहुत ज़्यादा है, वो भी सिर्फ लिंग के आधार पर। यहाँ पर हम लिंग के आधार पर बच्चों की मृत्यु देख सकते हैं। अगर कोई लड़की पैदा होती है यानी नवजात शिशु जो है वो लड़की है तो उसकी हत्या कर दी जाती है, जो कि कितनी गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि देखिए, ऊपर वाले ने जो भी आपको दिया है वो आपकी ही संतान है, बट लिंग के आधार पर उसे जीवित रखना या उसे मार देना ये एक अपराध ही तो है, गुनाह ही है। क्योंकि देखिए, जो आपको ऊपर वाले ने दिया है आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपके पास है, कुछ भी सही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बट हमारे समाज में ऐसी भी सिचुएशन देखी जाती है कि अगर नवजात जो लड़की है उसे मार दिया जाता है, और अगर नवजात शिशु पुरुष है यानी मेल है तो उसे रख लिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन भी हम देख सकते हैं हमारे समाज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे आर्थिक स्तर पर। चलिए आर्थिक स्तर पर देख लेते हैं। महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम है। आर्थिक असमानताओं के कारण महिलाओं को रोजगार के अवसर में भी कम प्राथमिकता दी जाती है। यानी देखिए, आर्थिक असमानता के कारण ही जो महिलाएं हैं उनकी जो रोजगार के अवसर हैं वो उन तक कम पहुंच पाते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो महिलाओं को शिक्षित ना होना, और उनके
बल को बल ना समझना भी एक कारण है, क्योंकि अगर पुरुष कोई कार्य करता है तो उसे उस चीज़ के लिए 10 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन अगर सेम कार्य महिला कर रही है तो उसके लिए उसे सिर्फ 5 रुपये दिए जाते हैं। तो ये भी एक कारण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे आय असमानता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। समान कार्य के लिए महिलाओं और पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। इस असमानता को दूर करने के लिए नैतिक सुधार की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर बताया था, बिल्कुल ये सेम वही चीज़ है। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक। अब समाज के आधार पर देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं, भारत में औसत विवाह की उम्र महिलाओं के लिए 18 से 20 वर्ष है, जबकि पुरुषों के लिए यह 21 से 24 वर्ष है। बाल विवाह की घटनाएं अभी भी कई क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। यानी महिलाओं के लिए जो एज निर्धारित की गई है वो 18 से 20 साल रखी गई है। क्या हाँ, 18 से 20 साल से ऊपर यानी 18 से नीचे आप शादी नहीं कर सकते गर्ल्स की, 18 से ऊपर होने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। और जो पुरुषों की निर्धारित की गई है वो 21 से 24 वर्ष की गई है कि 21 साल से नीचे आप नहीं कर सकते। अगर 21 साल तक के पुरुष हैं तो आप उनकी शादी कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम बाल विवाह जैसी घटनाएं देख सकते हैं हमारे समाज में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी लिंग आधारित भेदभाव देखे जाते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में वृद्धि हो रही है, जो कि एक गंभीर सामाजिक समस्या है। हम देख सकते हैं हमारे घरेलू हिंसा होती है, महिलाओं के साथ घरों में मारपीट होती है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारे समाज में। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, परिवार और समुदायों में निर्णय लेने की शक्ति में भी महिलाओं की स्थिति कमजोर है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों की आवश्यकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हेड जो होते हैं वो मोस्टली पुरुष होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं उन्हें सिर्फ उन चीज़ों का पालन करना होता है, वो किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं ले सकती। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए, इस चीज़ में परिवर्तन करने के लिए हमें सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है शिक्षा में लैंगिक भेदभाव। अब हम देखेंगे शिक्षा में जो लैंगिक भेदभाव होता है उसको देखेंगे। लैंगिक भेदभाव वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के साथ उनके लिंग के आधार पर अनुचित व्यवहार किया जाता है। यानी देखिए, लैंगिक जो भेदभाव है वो वह प्रक्रिया है जिसमें लिंग के आधार पर उनके साथ में अनुचित यानी बुरा व्यवहार किया जाता है, वो भी लिंग के आधार पर। शिक्षा के क्षेत्र में यह भेदभाव छात्रों के शैक्षणिक अनुभवों और उपलब्धियों पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कक्षा में लैंगिक भेदभाव कई तरीके से प्रकट हो सकता है, जिसमें शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, पाठ्यक्रमों की सामग्री में असमानताएं और सहपाठियों में भेदभावपूर्ण रवैया शामिल है। यानी देखिए, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो ये पॉसिबल है कि लिंग भेदभाव होता हो, क्योंकि टीचर्स के जो व्यवहार होता है उसमें चेंजेस हो सकता है, जो पाठ्यक्रम है उसमें भेदभाव देखने को मिल सकता है, असमानताएं देखने को मिल सकती हैं, और जो सहपाठी हैं यानी हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी हम भेदभाव देखने को मिल सकता है। यानी फ्रेंड्स के साथ ही भेदभाव करें, यानी एक ही स्कूल में पढ़ने वाले छात्र एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करें या भेदभाव करें, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब हमारा पहला ही पॉइंट है शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। यानी शिक्षकों का जो पक्षपातपूर्ण व्यवहार है हम उसे देखेंगे। शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण व्यवहार लैंगिक भेदभाव का एक प्रमुख स्रोत हो सकता है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जिसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं, साक्षात्कार और ध्यान देने में असमानताएं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मैं गर्ल हूँ तो अगर कोई भी मुझे कमेंट करके पूछेगी, अगर वो लड़की होगी तो मैं उसका आंसर दे दूंगी, अगर वो लड़का होगा तो मैं उसका आंसर नहीं दूंगी, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो ये क्या है, ये पक्षपात होगा। वैसे सीरियसली मत लेना, मैं क्योंकि सबके आंसर देती हूँ, ओके, क्योंकि मैं पक्षपात नहीं करती, मैं एक अच्छी टीचर हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, अक्सर लड़कों को अधिक ध्यान और प्रोत्साहन मिलता है, जबकि लड़कियों को मौन या निष्क्रिय रहने की अपेक्षा की जाती है। यानी लड़कों को जो होता है वो अधिक ध्यान दिया जाता है, उनके ऊपर अधिक प्रोत्साहन मिलता है, पर लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो चुपचाप रहें, वो कुछ ना बोलें, उनसे यही उम्मीद की जाती है। लड़के बोलें बट लड़कियां ना बोलें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, शिक्षक कभी कभी लड़कों के उत्तरों को अधिक महत्व देते हैं और उन्हें कक्षा की चर्चा में अधिक भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी लड़कों को प्रेरित किया जाता है बट लड़कियों से तो पूछा ही नहीं जाता। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, लिंग आधारित अपेक्षाएं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, शिक्षक लड़कियों से न केवल
शैक्षिक बल्कि सामाजिक और व्यवहारिक रूप से भी कुछ खास अपेक्षाएं करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, लड़कियों को अक्सर शांत, अनुशासित और अज्ञानकारी रहने की उम्मीद की जाती है, जबकि लड़कों के साथ अधिक स्वतंत्र और उदारता से पेश आया जाता है। यानी लड़कियों से उम्मीद की जाती है कि वो हमेशा शांत रहें, अनुशासित रहें, यानी हमेशा किसी चीज़ को फॉलो करें, अज्ञात रहें और अपनी ज़बान ना चलाएं, ऐसी उम्मीद की जाती है। पर लड़कों से ये उम्मीद की जाती है वो स्वतंत्र रहें, उनके जो मन में आए वो करें, जो चाहें वो बोल दें। ऐसी चीज़ें हम समाज में देख सकते हैं कि कितना भेदभाव हमारे साथ में या फिर ये कहें समाज के साथ में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पाठ्यक्रमों की सामग्रियों में असमानताएं। किस तरह से पाठ्यक्रमों की सामग्रियों में असमानताएं देखी जा सकती हैं, चलिए देखते हैं। पाठ्यक्रमों की सामग्री भी लैंगिक भेदभाव में बढ़ावा दे सकती है। यानी जो हमारी पाठ्यक्रम होते हैं, जो हमारी बुक्स वगैरह होती हैं, वो भी लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा दे सकती हैं। किस तरह से, चलिए पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों में पूर्वग्रह। इसमें फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, पाठ्य पुस्तकों में पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं का चित्रण अक्सर रूढ़िवादी और सीमित होता है। यानी देखिए, अगर हम पाठ्य पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उसमें पुरुष और महिलाओं का जो चित्रण होगा ना, वो भी रूढ़िवादी तरीके से ही किया जाएगा, क्योंकि पहले रूढ़िवादी समाज था, तो उसी को दिखाने के लिए रूढ़िवादी तरीके से ही वो सारी चीज़ें छापी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, महिला पात्रों को अक्सर घर के कामों और पारंपरिक भूमिकाओं में देखा जाता है, जबकि पुरुष पात्रों को कार्य क्षेत्रों और निर्णय लेने की भूमिकाओं में दिखाया जाता है। यानी हमारी जो स्टोरीज होती हैं, हमारी जो बुक्स होती हैं, उसमें भी महिला जो होती हैं वो अक्सर या तो घरों के कार्य करते हुए हमें दिखाई जाती हैं, या फिर जो पारंपरिक चीज़ें होती हैं उनकी भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई जाती है। और जो पुरुष होते हैं वो कार्य क्षेत्रों पर जाते हैं, यानी काम करने जाते हैं, वो निर्णय लेते हैं, पूरे घर का जो भी निर्णय होता है वो पुरुषों द्वारा लिया जाता है। स्टोरीज में भी ऐसा होता है। तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उनमें भी स्त्रियों और पुरुषों के बीच में अंतर किया जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे शैक्षणिक सामग्रियों में लैंगिक असमानताएं। यानी जो हमारी शैक्षणिक सामग्री होती हैं उनमें भी हम लैंगिक असमानताएं देख सकते हैं। किस तरह से, चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, कई बार विज्ञान, गणित और तकनीकी विषयों में पुरुषों, वैज्ञानिकों और अन्वेषकों का अधिक उल्लेख होता है, जबकि महिला वैज्ञानिकों का योगदान अनदेखा कर दिया जाता है। यानी देखिए, अगर हम वैज्ञानिक, गणित या तकनीकी क्षेत्रों में कहें तो पुरुषों का जो योगदान होता है उसको देखा जाता है, उसको सहारा, उसको बढ़ाया जाता है, उसको पूरे समाज में बताया जाता है। लेकिन जो महिलाओं का योगदान होता है, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये भी एक हमारे सामाजिक भेदभाव का एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, यह असमानताएं छात्रों को उन विषयों में रुचि और आत्मविश्वास कम कर सकती हैं। यानी ये जो सारी ही चीज़ें हैं, ये छात्रों का जो विश्वास है, रुचि है, उसको कम करने का कार्य भी करती हुई हमें दिखाई देती हैं। अब आगे चलेंगे, आगे हम देखेंगे सहपाठियों का भेदभावपूर्ण रवैया। यानी जो हमारे क्लासमेट होते हैं या हमारे साथ में पढ़ने वाले होते हैं, उनका भेदभावपूर्ण रवैया भी किस तरह से लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। चलिए देखते हैं, कक्षा में सहपाठियों का रवैया भी लैंगिक भेदभाव को प्रभावित करता है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं, सहपाठियों का उत्पीड़न। लड़कियों को कभी कभी उनके लिंग के कारण तंग या मजाक उड़ाया जाता है। यानी ये देखा जाता है, जो लड़कियां होती हैं उनको लिंग के आधार पर तंग किया जाता है, उनका मजाक किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। किस तरह से, कोई भी कार्य क्यों ना हो, ये बोल दिया जाता है, तू तो लड़की है, तू कैसे करेगी, तेरा बस की नहीं है, तू तो लड़की है। अरे लड़की है तो क्या हुआ, इंसान तो है, जैसे तुम हो वैसे ही हम हैं। बट ऐसा नहीं सोचा जाता, उनके लिंग के आधार पर उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनसे बोला जाता है। अगर मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, मेरा एक्सपीरियंस है, आप मुझे बताना कमेंट में, जितनी भी गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं, बॉयज़ भी, कि जो गर्ल्स होती हैं उन्होंने लाइफ में कभी ना कभी ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, तू तो लड़की है, तुझसे नहीं होगा। क्या आपने ये वर्ड सुना है? सुना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे, यह उत्पीड़न उनके आत्मसम्मान को प्रभावित कर सकता है और उनकी ही शैक्षणिक गति में बाधा डाल सकता है। यानी ये जो चीज़ें होती हैं, ये उनके आत्मसम्मान पर प्रभावित करती हैं, क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हो जाती हैं, ऐसी सोचने लग जाती हैं, उनकी थिंकिंग ऐसी हो जाती है, हम तो गर्ल हैं, हम ये नहीं कर सकते, ये काम हमारे लिए नहीं है, लड़कियों के लिए ये नहीं होता, लड़कियां ये नहीं कर सकती, ऐसी चीज़ें बन जाती हैं दिमाग में। तो उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं या उनकी जो लर्निंग होती है, उस पर भी वो चीज़ प्रभावित करती हुई या ये कहें प्रभाव डालती हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे
नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं समूह गतिविधियों में असमानताएं। समूह गतिविधियों में असमानताएं किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं समूह परियोजनाओं और खेल गतिविधियों में लड़कों को अधिक नेतृत्व और सक्रिय भूमिका दी जाती है, जबकि लड़कियों को सहायक भूमिका तक सीमित किया जाता है। यानी देखिए, अगर कोई भी परियोजना है, कोई भी गतिविधियां है या कोई भी खेल गतिविधि है, उसमें जो लड़के होते हैं वो मेन भूमिका निभाते हैं, यानी मेन रोल निभाते हैं, जबकि लड़कियों को सिर्फ सहायक भूमिका दी जाती है। कि अगर बाई चांस किसी लड़के को कुछ हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब जाके लड़की खेलेगी, अदरवाइज वो सिर्फ सहायक की भूमिका निभाएगी। तो ऐसी सिचुएशन भी हम देख सकते हैं हमारे समाज में, जो कि होती भी हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हमारी बुक्स में या फिर ऐसी ही बोल दी गई हैं। ये सारी चीज़ें समाज में अभी भी पॉसिबल है, या ये कहें अभी भी ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। आपने भी अपने आसपास देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ध्यान देना, अब से ज़रूर ध्यान देना। आप ये सारी चीज़ें खुद फील कर पाओगे कि ऐसा समाज में सच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा लैंगिक भेदभाव के परिणाम। कि जो लैंगिक भेदभाव होता है इसके क्या परिणाम होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, यानी पार्ट 2 में। अगर आपने अभी तक मेरी पूरी वीडियो देखी है तो लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कहीं ऐसा ना हो आप गुम हो जाएं और आपको मेरी वीडियो नहीं मिले, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमें इंस्टाग्राम पर चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। एंड जितना भी मैंने अभी आपको पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं उसके पूरे ही नोट्स देखना, पूरे ही नोट्स से सेल्फ स्टडी करना, तो आप हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ आपको ये सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और आप अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू for watching everyone.